हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी बाय कैथल में। आप सब कैसे हैं? तो आज हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री का क्लास 6 एनसीईआरटी। जितने भी लेसन हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो कृपया पूरा देखें। और बीपीएससी के लिए तो खासकर महत्वपूर्ण है और अन्य एग्जामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अध्याय 1 है, जहाँ कह रहा है कहाँ और कैसे, क्या, कब, कहाँ। पहला है प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली, अरबी, संस्कृत या फिर प्राकृत। तो कौन सी भाषा हो जाएगी? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक, ये कब से कब? इसके प्रयोग का समय जो था 500 से 1000 ईस्वी सन तक माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करें ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? संस्कृत, पाली, हिंदी या फिर तमिल। तो क्या थी? संस्कृत भाषा थी। ठीक, सबसे प्राचीन जो वेद है इसमें ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? 7500 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व। तो 7500 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक, ये 75 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1710 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडस से, भारत से, एटलस से। तो किससे निकला है? ऑप्शन ए इंडस से निकला। ठीक, इंडिया अर्थात इंडस, यूनानियों ने इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था, अतः भारत के लिए इंडिया शब्द यूनानियों की देन है। ठीक, 5 वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? तो ईसा की। ठीक, वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि के समय से की जाती है, जिसका मतलब होता है एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से, जबकि बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले की तारीख। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? इतिहासकार, यानी जो इतिहास देखता है। अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। कह रहा है एक वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? मेहरगढ़, दाउजली, हल्लूर या मयपल्ली। तो कहाँ पाए जाते हैं? मेहरगढ़ से। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो लगभग 8000 साल पहले वर्ष ईसा एशिया में पालतू बनाई गई थी। ठीक, भेड़ हो गया, बकरी हो गई, इन सबको पालतू बनाया गया था। उसमें कुत्ता भी था। कुत्तों को पूर्वी एशिया में लगभग 15000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। ठीक, और पालतू बनाया गया था। और बकरियां तथा भेड़ों के लिए लगभग 8000 वर्ष पूर्व एशिया में पालतू बनाई गई थी। और जो सुअर है उसको भी 8000 वर्ष पूर्व पहले मध्य एशिया व चीन में पालतू बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? 20 लाख से 12000 वर्ष पूर्व, 20 लाख से 4700 वर्ष पूर्व, 15 लाख से 12000 वर्ष पूर्व, या 4 कह रहा है 10 लाख से 12000 वर्ष पूर्व। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 20 लाख से 12000 वर्ष पूर्व। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक,
दूसरा कह रहा है पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे, नहीं छोटे होते थे। इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, नहीं उपस्थित थे। तो केवल इसमें 3 सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6 कह रहा है नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, औजार पालिश किए गए थे, बिल्कुल सही, उनको रगड़ रगड़ के पॉलिश किया जाता है। दूसरा, ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। तो हमारे दोनों सही हो जाएंगे। अध्याय 3, आरंभिक नगर। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले? लोहे के, कांच के, मिट्टी के, इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के बर्तन उस समय मिलते थे, क्योंकि नवपाषाण काल युग में खाना पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तन की आवश्यकता थी, इसलिए हाथ से बने बर्तन शुरुआती चरण में पाए जाते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? पक्की ईंटों के, बांस के, जमीन के नीचे के, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे मिले हैं? जमीन के नीचे के मिले। ठीक, जमीन के नीचे खोदे गए गड्ढे वाले घर गर्त आवास जिसको बोलते थे, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल पर पाए जाते हैं। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले के कश्मीर घाटी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले? 7,000 वर्ष पूर्व, 6,000 वर्ष पूर्व, 5,000 वर्ष पूर्व या 7,700 वर्ष पूर्व? तो कब मिले हैं? लगभग 7,000 वर्ष पूर्व मिले हैं। ठीक, मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है जिसने खाद्य संग्रहण चरण से खाद्य उत्पादन चरण तक संक्रमण प्रक्रिया को समझने में बहुत मदद भी की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखे शवों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे? मम्मी कहते थे, जो कि मिस्र में थे। ठीक, मिस्र के पिरामिड वहां के तत्कालीन फैरो को क्या बोला जाता है? सम्राट गणों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल है जिनमें राजाओं के शवों को दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हड़प्पा की नगर योजना अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, कह रहा है घर सामान्य रूप से एक मंजिले होते थे। दूसरा, इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियां होती थी। तो ये होता था, हाँ, एक मंजिला नहीं, वो 2 मंजिला भी होती थी। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन 6 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तांबा ईरान में, टीन ओमान में, सोना कर्नाटक में। तो ये सोना कर्नाटक में पाया जाता है, लेकिन ये दोनों यहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो केवल इसमें तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? ठीक, तो पहला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद है, तो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। वेद भारतीय महाद्वीप का सबसे पुराना जीव साहित्य है। 4 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। इनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है और इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थना को क्या कहा गया है? दोहे, प्रार्थना, सूक्त या छंद? तो क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। ठीक, और इसमें ऋग्वेद में 1028 कितना 1028 सूक्त हैं और यह मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? तो विश्वामित्र के। ठीक, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है और 2 नदियों ब्यास और सतलुज को देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद के कुछ स्रोत संवाद के रूप में भी हैं। आगे बढ़ते हैं। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक संहिता, चरक दर्शन, चरकोक या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी लिखी थी? चरक संहिता लिखी थी।
ठीक। आयुर्वेदाचार्य चरक मानव कल्याण के लिए आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है ये? संस्कृत भाषा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 5 चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया था? तो कितनी किया था? 360 हड्डियों का वर्णन किया था, जिसमें से दांतों सहित भी इसमें निकाला था, निष्कर्ष निकाला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? 1, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। 2 कह रहा है राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक, तो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, क्योंकि इस समय जो पुरोहित होता था तो उसको ही कभी कभी राजा मान लिया जाता था, कभी कभी पंडित मान लिया जाता, ब्राह्मण मान लिया जाता था। और उस समय राजा का स्वाभाविक पुत्र ये सब ऋग्वेद में नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि पुत्र राजा नहीं बन सकता था, उसका पुत्र ऐसा नहीं होता था। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, इसकी रचना प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने की। अभी ये पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सही। यह बताते हैं कि मानव शरीर में 360 हड्डियां थी। ये भी सही है, हमारा ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पहला, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? सेनापति, महारथी, सारथी, पुरोहित। तो कौन होता था? हमारा सारथी होता था। ठीक, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। सहचर वह जो साथ चलता हो, साथ चलने वाला साथी या हमराही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 महाजनपदों का उदय कब हुआ था? लगभग 2000 साल पहले, 7700 से 600 साल पहले, लगभग 3500 साल पहले, या इनमें से कोई नहीं। तो कब होता था? 700 से 600 ईसा पूर्व होता था। ठीक, महाजनपद शब्द का तात्पर्य बड़े जनपदों से है जो वैदिक युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद राजनीतिक इकाइयां थी। आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग या फिर राजगृह। तो कौन सी हो जाएगी इसमें? राजगृह हो जाएगी। ठीक, राजगृह के विषय में जान लेते हैं। ठीक, कि मगध की प्राचीन राजधानी राजगिर थी। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया था। मगध बिहार में एक प्राचीन भारतीय राज्य था। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य मगध में उत्पन्न हुए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 अजातशत्रु कहाँ का शासक था? अवंती का, कौशल का, मगध का या वज्जी का? तो कहाँ का था? मगध का शासक था। ठीक, अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था। ये उसने अपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 5 मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? किसने की? अभी बिंबिसार ने। ठीक, मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। वह गौतम बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक हर्यक राजवंश के संस्थापक थे ये, और उन्होंने नया राजगृह नगर का निर्माण भी किया था। क्वेश्चन नंबर 6 बाद के जो वैदिक हैं, वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल सही। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि इसमें पहला वर्ण जो होता था ब्राह्मण था, दूसरे स्थान पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य और अंतिम में शूद्र होते थे। महिलाओं और शूद्रों को के साथ ही वर्गीकृत किया जाता था। ठीक, उनको भी पढ़ने की इजाजत नहीं थी।
क्वेश्चन अगला अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार पाठ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महावीर, सिद्धार्थ, अशोक या फिर अजातशत्रु। कौन थे? सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और वे शाक्त वंश के थे और गौतम ने बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध यानी कि ज्ञानोदय प्राप्त किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर पावापुरी में? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक, गौतम बुद्ध लगातार 49 दिन के ध्यान के बाद बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध यानी ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान थे शंकराचार्य, पाणिनि, अश्वघोष या फिर आर्यभट्ट। कौन हो जाएंगे हमारे? पाणिनि महोदय जी। ठीक, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की है। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण ज्ञाता हुए हैं। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी? वल्लभी में, उज्जैन में, कौशाम्बी में या फिर वाराणसी में? तो कहाँ लिखी गई थी? वल्लभी में लिखी गई थी। ठीक, जैन धार्मिक ग्रंथ अर्थात 12 अंक का पहला संकलन श्वेतांबरों द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी में आयोजित दूसरी जैन परिषद में हुआ था। ठीक, वल्लभीपुर जिले केवल वल्लभी भी कहा जाता है गुजरात राज्य के भावनगर जिले का एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक, वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 5 जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा है? गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्य? तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 6 पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की है। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। तो दोनों सही हो जाएंगे इसमें। आगे कह रहा है बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सुत्त पिटक में मिलता है। दूसरा क्या कह रहा है? पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थी। तो बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा। अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक, पाठ का नाम। क्वेश्चन नंबर 1 अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? तो किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने त्याग दिया था। ठीक, ये भारतीय इतिहास के सब महान शासकों में एक माने जाते हैं जिन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक, दूसरा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंबिसार या अशोक? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया था। ठीक, जब उन्होंने मगध और उत्तर पश्चिम में मैसिडोनिया क्षत्रियों राजाओं को जीत लिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 8? तो क्या हो जाएगा? 8 वर्ष। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक, कलिंग विजय उसकी अंतिम विजय थी। यह युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में है? संस्कृत में, मगध में, प्राकृत में या फिर हिंदी में? तो किसमें है? प्राकृत भाषा में है। अधिकांश जो शिलालेख पाए हैं प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल है। ठीक, और सबसे जो व्यापक इस्तेमाल किया गया है वो ब्राह्मी लिपि का किया गया है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? उड़ीसा, पटना, केरल, बिहार। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प का चयन करें। तो एक और ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक। मौर्य साम्राज्य के अनेक नगर थे। इनमें से राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन शामिल थे। तक्षशिला मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था, जबकि उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिणी भारत तमिलनाडु क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेल्लार, उजवार या कडेसियार या आदिमाई। क्या कहा जाता था? कडेसियाई। ठीक। कडेसियाई नहीं है इसको, हाँ नहीं, ये गलत हो जाएगा। वेल्लार कहा जाता था। ठीक। तमिलनाडु क्षेत्र में बड़े जमींदारों को वेल्लार के रूप में जाना जाता था। साधारणतः हल चलाने वालों को उझावर के रूप में जाना जाता था और भूमिहीन मजदूरों को, जिनमें दास भी शामिल थे, कदैसियार और अधिमाई के रूप में जाना जाता था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है तमिलनाडु क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? तो अभी क्या बताया? भूमिहीन जो मजदूर थे या फिर जो दास थे उनको कैदियार कहा जाता था। ठीक। कैडेसियार। 3, सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता? आहत सिक्का, चांदी सिक्का, ताम्र सिक्का या फिर सोना सिक्का। तो क्या कहा जाता है? आहत सिक्का। आहत सिक्का कहा जाता है। ठीक। क्योंकि पंच चिन्हित सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है, भारत के शुरुआती सिक्कों का एक प्रमाकार है जो आकार में अनियमित है। इन सिक्कों का काल लगभग 5वीं एवं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? पटना, भोपाल, थानेसर, मथुरा। तो क्या हो जाएगा हमारा? मथुरा थी। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है वलय कूप किसके लिए प्रयुक्त था? नाली के लिए, कूड़ेदान के लिए, गुसलखाना के लिए। तो सभी के लिए हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को कडिसियार के रूप में जाना जाता था। नहीं, जमींदारों को कडिसियार नहीं कहा जाता था। ठीक। वेल्लार कहा जाता था। तो ये गलत हो जाएगा। तमिलनाडु क्षेत्र में भूमि मजदूरों को वेल्लार कहा जाता, नहीं कडिसियार कहा जाता था। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कह रहा है दिए गए सही विकल्प चुने, तो इसमें डी हो जाएगा, इसमें कोई नहीं होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है वलयादार कुआं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक। ये वलयाकार कुएं शौचालय या कचरा या नाली जैसे दिखाई देती थी। इस प्रकार का वलयादार कुआं सामान्य रूप से राजा के घर में पाया जाता था। तो इसमें सिर्फ एक सही हो जाएगा, दूसरा सही नहीं होगा। ठीक। केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा, ये सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है अरिकेमेडु कहाँ की तटीय बस्ती थी? तो ये थी पुडुचेरी की। ठीक है। एक तटीय बस्ती थी जहां दूर दराज से आने वाले माल को जहाजों से उतारा जाता था। इस स्थल पर एक विशाल ईंट की संरचना, जो एक गोदाम हो सकती है, यहाँ पाई गई है। ठीक। आगे देखते हैं। अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक। 1, पांड्या की राजधानी थी मदुरई, पुहार, पाटलिपुत्र या कावेरी पट्टनम। तो क्या थी? मदुरई थी। ठीक। भारत में सुदूर दक्षिण में पांड्य साम्राज्य एक तमिल साम्राज्य था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई थी और कोराकाई पांड्यों की राजधानी और बंदरगाह भी था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाला चीनी यात्री था हाहान, इतिसिंग, ह्वेनसांग। तो ये सभी थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? महायान, भक्ति, वैष्णववाद या थेरवाद। तो क्या था? थेरवाद। ठीक। थेरवाद बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और सबसे पारंपरिक शाखाओं में से एक है। यह मुख्य रूप से थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रचलित है। ठीक, थेरवाद नाम का अर्थ है बुजुर्गों की शिक्षा और बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संरक्षण पर जोर देती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था? कनिष्क था, होविस्क था, शशांक था या अश्व घोष था? ठीक, तो क्या हो जाएगा? कनिष्क था। ठीक, क्या हो जाएगा? कनिष्क। ठीक, कनिष्क हो जाए। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उनके साम्राज्य की राजधानी जो थी पुरुषपुरा यानी पेशावर थी। उसका साम्राज्य उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला हुआ था। ठीक, बुद्धचरितम संस्कृत का महाकाव्य, इसके रचयिता अश्व घोष है, अगर ये जान रहे हैं तो। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ से है समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी वस्त्रों के व्यापार से उत्पादन बेचते थे? नहीं, तो ये इसमें नहीं होगा। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है? उन सभी देशों को जोड़ने वाली सड़कें जहां शहतूत के पौधे खेती करते थे? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा सड़क, समुद्र और वायु मार्ग, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा, हाँ ये सही हो जाएगा। चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र लाने जाने व्यापारियों के मार्ग कहा जाता था। ठीक, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द का अर्थ चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग था, सिल्क या सिल्क रूट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, मदुरई चोलों का बंदरगाह था। तो इनमें से क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं सही होगा। उपयुक्त में से कोई सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चोल, चेर और पांड्य के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय। इन 6 शहरों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। पुहार या कवरीपट्टनम या चोलों का बंदरगाह था, मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, ये मदुरई चोलों का। ठीक, तो इसका मान के चलिए उल्टा हो जाएगा। ये वाले जो हैं चोलों को पुहार कहते हैं, पांड्या को मदुरई कहते हैं, तब सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7 कुषाण शासन कनिष्क के निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। सेकंड, अश्व घोष उनके दरबार में रहते थे। तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक, ये सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था जिसने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भक्ति की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो मौर्य काल के बाद विकसित होने लगी थी। भक्ति की धारणा भगवद गीता में मौजूद है। दूसरा कह रहा है शुरुआत में उच्च जाति के लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण करते थे। नहीं, तो इसमें एक सही हो जाएगा। ठीक, इसमें दोनों लोग ही भक्ति के मार्ग में जाते थे, उच्च और निम्न दोनों लोग। अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? कालिदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर कौटिल्य? तो हमारे कौन हो जाएंगे? कालिदास। ठीक, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे जो कि विक्रमादित्य के नाम से विख्यात थे। उनकी रचनाओं में प्रेम और प्रकृति का सुंदर वर्णन मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियां मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम आदि हैं। दूसरा नंबर कह रहा है हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास या फिर आर्यभट्ट ने? तो किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। हर्षवर्धन संस्कृत में पहली ऐतिहासिक जीवनी के रूप में शामिल है, हालांकि यह एक अलंकारिक और काल्पनिक शैली में लिखी गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था?
बाणभट्ट, हरिसेन, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? हरिसेन था। ठीक। हरिसेन संसद के कवि थे, कथाकार और सरकार के मंत्री भी थे। वह समुद्रगुप्त दरबारी कवि भी थे। क्वेश्चन नंबर 4, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन या फिर समुद्रगुप्त ने? तो किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक। चंद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न था। शकों पर विजय प्राप्त करने उसने विक्रमादित्य की प्राप्ति उपाधि प्राप्त धारण की थी। ठीक। शकों पर जब इन्होंने विजय प्राप्त की थी तभी विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिणापथ के कितने शासकों ने चंद्रगुप्त के सामने नहीं चंद्रगुप्त नहीं दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? 9, 20, 12 या फिर 25? तो कितने किए थे? 12 किए थे। ठीक। दक्षिण के 12 शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर से शासन करने की अनुमति दी गई थी इनको। समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के एक शासक थे। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका दरबारी कवि बाणभट्ट था। क्या सही है? बाणभट्ट ने बुद्धचरित्रम को प्राकृत भाषा में लिखा। ये सही नहीं है, तो एक सही हो जाएगा इसमें, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक। फिर क्या करें? प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ क्या है? प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ क्या है? तो व्यापारी समूह का नेता होता था सार्थवाह। ठीक। इसके अतिरिक्त इन्हें महत्वपूर्ण लोगों में गिना जाता था। संभवतः स्थानीय प्रशासन में उनकी प्रतिष्ठा थी। इनमें नगर श्रेष्ठ या मुख्य बैंकर या सहकारी के रूप में व्यापारी समूह के नेता या सार्थवाहक, प्रथम कुलिका या मुख्य शिल्पकार तथा अयस्कों या लिपियों के प्रमुख शामिल थे इसमें। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। क्वेश्चन पहला कह रहा है शिल्पकादि कारम की रचना किसने की? कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट या इलांगो अडिगल? तो किसने की थी? इलांगो अडिगल ने की थी। ठीक। इस शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक सेन ने गुट्टवन के भाई इलांगो अडिगल ने लगभग ईसा की 2री-3री शताब्दी में की थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती थी? वेदिका, रेलिंग, प्रदक्षिणा या गर्भगृह? तो क्या कहलाती थी? वेदिका कहलाती थी। ठीक। क्या कहलाती थी? वेदिका कहलाती थी। इष्ट देव की मूर्ति या कहीं कहीं देवालय भी होता था कि चारों ओर वृत्ताकार इस प्रकार घूमने से देव या मंदिर अपने दक्षिण भाग में रहे। दक्षिणा कहलाती थी। दक्षिणता पथ के चारों ओर लगी रेलिंग को प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग को वेदिका कहा जाता था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ठीक। कुतुब मीनार एक धरोहर और विजय मीनार है जो कुतुब परिसर का हिस्सा है। यह नई दिल्ली भारत के मेहरौली क्षेत्र में यूनेस्को का विश्व धरोहर भी है। क्वेश्चन नंबर 4, मेघदूत की रचना किसने की? हरिसेन, इलांगो, कालिदास या फिर बाणभट्ट ने? तो किसने की थी? कालिदास ने। ठीक। मेघदूत संस्कृत के प्रसिद्ध कवि नाटक कालिदास द्वारा रचित है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें मेघ ने दूत का कार्य किया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? शूद्रों को, स्त्रियों को, क्षत्रियों को? तो किसे नहीं थी? शूद्रों को नहीं थी और न स्त्रियों को थी। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई किसके द्वारा रचित था? इलांगो, कुछ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा या सत्यनार या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो किसके द्वारा?
सत्यनार के द्वारा रचित थी। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण तमिल कहानी है जिसमें रचनाकार सत्यनार ने लगभग 1400 साल पहले की थी। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी का वर्णन मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान की एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसका विकास प्राचीन भारत में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, चरक और सुश्रुत आयुर्वेद से प्रसिद्ध चिकित्सक थे, बिल्कुल सही है। सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया, ये भी सही है। तो हमारा दोनों सही हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही था दोस्तों आज का। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।